लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत खिचड़ी लिखी हुई है गाइडलाइन में, लेकिन एक मैं आपको कंक्लूजन और समझाने के तौर से ये चीज़ समझा सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास है ना वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होता है कि हमारे पास वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, नंबर ऑफ़ वेजल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, वेजल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और वी कैन से एनास्टोमोसिस इंक्रीज़ हो जाते हैं, कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल के अंदर। अब अगर हम देखें सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक टिश्यू है, ठीक, एक टिश्यू है और एक वेज़ल है। अब टिश्यू को बहुत ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रही है कि बहुत ज़्यादा उसको ब्लड चाहिए। अब वेज़ल जो है वो है तो नॉर्मली, लेकिन वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उसको इतना सारा ब्लड प्रोवाइड कर सके। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वेस्कुलरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ कैसे होगी कि वो इंक्रीज़ होगी बाय एंजियोजेनेसिस। किस तरीके से होगी? बाय एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियोजेनेसिस प्रोसीजर होता है जिससे हमारे पास क्या होता है, न्यू वेजल्स बनती हैं। एक तो ये तरीका है कि भाई न्यू वेजल्स बना दो, पूरी शुरू नए सिरे से एक वेजल बना दो, ठीक है, जिससे क्या हो कि दूसरा एक है ना पाथवे आ जाएगा टिश्यू को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करने का। इसके अलावा जो वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ करने का तरीका है वो है वेस्कुलोजेनेसिस। वेस्कुलोजेनेसिस में क्या होता है कि एक नॉर्मल इंटैक्ट वेज़ल है, ठीक है, नॉर्मल आपकी एक वेज़ल है, उससे फिर आप स्प्राउटिंग आउट करके छोटी छोटी पेरिफेरल वेजल्स बना दो, और फिर वो है ना अल्टीमेट डिफरेंट पाथवेज के थ्रू जो है टिश्यू को ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर दें। तो ये दो तरीके होते हैं कि है ना हम वेस्कुलरिटी किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से थे? एक था एंजियोजेनेसिस के एक नई सिरे से पूरी एक वेज़ल बना दी जाए, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वेस्कुलोजेनेसिस। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंटैक्ट वेज़ल होती है, उससे हमारे पास स्प्राउटिंग होती है दूसरी स्मॉल वेजल्स की, और फिर वो जो है वो सप्लाई करती हैं, मतलब वी कैन से वो अनदर रूट के थ्रू सप्लाई करती हैं टिश्यू को ज़्यादा ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास लॉन्ग टर्म जो है वो ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है। अब अगर इसमें देखें कि ये जो वेस्कुलोजेनेसिस करने वाली चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ये हमारे पास सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टिश्यू रिलीज़ कराता है। कौन रिलीज़ कराता है? टिश्यू रिलीज़ कराता है, और फिर वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास वेजल्स के अंदर आते हैं, और फिर वो उन वेजल्स से स्प्रॉटिंग करवा के दूसरी स्मॉल वेजल्स बनवाते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनेसिस वो एंजियोजेनेटिक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये 3-4 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक इंटैक्ट वेजल से है ना स्प्रॉटिंग करवा के छोटी छोटी वेजल्स बना देते हैं, और वो वेजल्स फिर ज़्यादा ब्लड फ्लो सप्लाई करती हैं टुवर्ड्स द टिश्यू। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखना कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास वेस्कुलोजेनेसिस हो रही है तो हमारे पास ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है। अब अगर टिश्यू को ब्लड की कमी की नीड है, यानी कि उस टिश्यू को कम ब्लड सप्लाई की नीड है, तो क्या होगा? जैसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड है तो वेस्कुलोजेनेसिस हो रही है, लेकिन जब हमें ब्लड की कम नीड है, यानी कि कम रिक्वायरमेंट है टिश्यू को, तो क्या होगा कि फिर टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू बोलेगा भाई अगर मैं तुम्हें ना तुम्हारी वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ करा सकता हूँ तो मैं तुम्हारी वेस्कुलरिटी डिक्रीज़ भी करा सकता हूँ। वो कैसे डिक्रीज़ कराएगा? वो फिर ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ कराएगा जैसे स्टेरॉइड्स रिलीज़ कराएगा, कार्टिसोन वगैरह जो भी दूसरे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ कराएगा टिश्यू के अंदर, और फिर वो टिश्यू क्या करेंगे, वो रिलीज़ करेगा, और फिर वही जो सब्सटेंसेस जो हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह, वो फिर वेजल्स के अंदर आएंगे, और फिर वो क्या करेंगे कि उन एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स जो थे उनको मार देंगे, और फिर हमारे पास वेजल की एंजियोजेनेसिस या वेस्कुलोजेनेसिस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल का था जो कि आपको याद रखना है। एक और चीज़ कि ये जो वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ होती है इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है हमारे पास जो एक्सरसाइज वगैरह जो पीपल करते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है। वो किस तरीके से एडवांटेज होता है कि जैसे भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को, मेरे मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड होगी, तो एट अ टाइम जो है वो ब्लड सप्लाई एक्यूट तो दे देगा उसको, क्या ना स्केलेटल मसल में। अच्छा याद रखना कि आगे जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब बताऊँगा तो उसमें एक चीज़ बताऊंगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्केलेटल मसल को है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिल रही होती है वो वेजो डायलेशन कराती है, बाकी हर जगह सिंपैथेटिक जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है, लेकिन सिर्फ स्केलेटल को जो है वो वेजो डायलेशन करवाती है ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल सके। तो अब हमारे पास पहले तो एक्यूट तरीके से है ना उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कि दोबारा एक्सरसाइज करे तो फिर है ना उसको ऐसा नीड नहीं हो कि दोबारा है ना उसको वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड रिक्वायरमेंट हो रही हो, पहले से ही इसके पास एक पाथवे हो जिससे हमारे पास उसको ज़्यादा ब्लड फ्लो सप्लाई हो जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि हमारे पास उन एक्सरसाइज करने वाले पीपल के अंदर वेस्कुलोजेनेसिस हो जाती है। वेस्कुलोजेनेसिस होती है, ज़्यादा वेजल्स बन जाती हैं, तो वो उनको नॉर्मली जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनको नॉर्मली ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल रहा होता है, या एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते तो उनको ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है। लेकिन
ये भी चीज़ है कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे और अगर इनको ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलेगा तो ये तो नुकसान है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वेस्कुलोजेनेसिस से जो न्यू वेसल्स बनी होती हैं वो हमारे पास क्या रहती हैं कि वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज के अंदर। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज के अंदर वो जो न्यू वेसल्स बनी वो क्या रहती हैं, वो वेजो कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि वो वेसल्स खुल जाती हैं और फिर वो है ना वेजो डायलेट हो जाती हैं और फिर वो ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो सप्लाई करती हैं उन मसल्स को जो कि है ना एक्सरसाइज करने वाले पीपल होते हैं उनके मसल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो सप्लाई करती है जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी कि वेस्कुलरिटी जो है वो डिटरमाइंड होती है बाय द मैक्सिमम ब्लड फ्लो नीडेड नॉट बाय एवरेज नीड। यानी कि उसको जो वेस्कुलरिटी जब उस वक्त इंक्रीज़ होगी कि कितना उसको मैक्सिमम ब्लड फ्लो रिक्वायर है। ऐसा नहीं कि भाई अभी एक्सरसाइज कर रहा है तो सिर्फ है ना अभी के लिए है ना वो वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाए फिर बाद में है ना यही वेस्कुलरिटी डिक्रीज़ हो जाए। नहीं, वो वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो गई तो वो रहेगी, लेकिन जब दोबारा एक्सरसाइज करेगा तो वो वेस्कुलरिटी जो है वो ओपन हो जाएगी, बंद हो जाएगी एक्सरसाइज करने के बाद, लेकिन ओपन हो जाएगी जब वो दोबारा एक्सरसाइज करेगा।